नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट तक में। देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि वक्त एक्ट पर क्या होगा। कपिल सिब्बल से लेकर अशोक मनु सिंघवी, ओवैसी तक के वकील ने सब के सब ने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरीके से एक कानून रुक जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में गजब का खेल हो गया। मतलब अपने ही सवालों में फंस गए कपिल सिब्बल। फंस ही नहीं गए, बल्कि अगर ये कहें कि पूरी तरह से फेल हो गए, हर एक पॉइंट पर, हर एक मुद्दे पर फेल हो गए, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और आज की सुनवाई में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पूरे दिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में क्या क्या रखा, सरकार ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा, कपिल सिब्बल अपने ही सवालों में कैसे फंस गए, और जब उल्टा सीधा जवाब देने लगे उस समय उनके साथ क्या हुआ, अभी मैं आपको बताऊंगा। और सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ उसको भी मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहले ही दिन सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट ने इशारों इशारों में विपक्ष को स्पष्ट कर दिया था कि भाई देखो, आप लोग बिना मतलब परेशान हो रहे हैं, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। सुनवाई शुरू होने से पहले ही सीजेआई और गवाही जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भाई देखो, ये संसद से पारित कानून है, इसको असंवैधानिक घोषित करने के लिए हमें ठोस और स्पष्ट सबूतों की जरूरत है। जब तक संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला साबित नहीं होता है, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसलिए अगर आप लोग स्टे चाहते हैं तो आपको बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग सबूत रखना पड़ेगा, या फिर इसमें कोई ग्लेयरिंग रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम आपको कोई अंतरिम ऑर्डर या फिर स्टे दे सकें। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही विपक्ष या कहीं कपिल सिब्बल मैदान से बाहर हो गए। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि सीजेआई गवाही ने ऐसा क्यों कहा होगा कि भाई कोई ठोस सबूत देंगे तभी हम इस पर कोई अंतरिम ऑर्डर या फिर स्टे दे पाएंगे। इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब साफ है कि विपक्ष की तरफ से अभी तक जो भी दलीलें दी गई है उसमें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर कोई अंतरिम ऑर्डर या फिर स्टे दे। बता दे कि पहले ही सुनवाई में ये डिसाइड हो गया था कि अगली सुनवाई सिर्फ 3 मुद्दों पर होगी। पहला, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम होंगे या नहीं। दूसरा, वक्फ बाय यूजर। और तीसरा, रजिस्ट्रेशन का जो मसला है उसके ऊपर। और तीनों में कपिल सिब्बल फंस गए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से चीफ जस्टिस से पूछा कि पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी। मतलब पहले का जो वक्फ है उसका कोई रजिस्ट्रेशन होता था या नहीं होता था। भाई आपके पास जो भी जमीन होगी उसका कोई रजिस्ट्रेशन तो होगा ना, कोई कागज तो होगा ना। हमारे पास रहे या किसी के पास कोई जमीन हो, उसका रजिस्ट्रेशन तो होगा ना। यहाँ तक कि सरकार के पास भी जो जमीनें होती हैं उसका भी कागज होता है कि भाई ये सरकारी जमीन है। मान लीजिए कोई रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर रेलवे ने कहा कि भाई देखो इसको हटाओ, ये हमारी जमीन है, और कोर्ट में गया, तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि रेलवे ने कह दिया है तो उसकी जमीन हो गई। वहां रेलवे को भी दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो ये हमारी जमीन है। और यही सवाल पूछा गया कि पहले कोई व्यवस्था थी। तो कपिल सिब्बल साहब यहीं पर फेल हो गए। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि साहब देखिए, ये इन्होंने कह दिया है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसे वक्त नहीं माना जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है ये बहुत बाद में आया। तो ऐसे में पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन कब आया, तो सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं नहीं सर, 1913 में, 1923 में आया। बाद में फिर कहा कि 1954 में आया। इस पर पूछा गया कि 1954 के बाद से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी ना। इस पर सिब्बल साहब ने कहा हाँ। तो जज साहब मुस्कुराने लगे कि जब व्यवस्था पहले भी था तो इसमें फर्क क्या है। मतलब सिब्बल साहब ने खुद ही स्वीकार किया कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। और यही बात तो सरकार भी कह रही है कि रजिस्टर्ड जमीनें हैं, जो रजिस्टर्ड जमीनें हैं जिनका कागज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो नॉन रजिस्टर्ड जमीनें हैं जिनका आपके पास कोई कागज नहीं है, जिस पर आपने जबरदस्ती मनगढ़ंत कहानियां बनाकर भूमाफिया बनकर बैठे हैं, उससे हमें मतलब है। उसको हम वक्फ की जमीन तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप कोई कागज या फिर प्रूफ नहीं दिखाएंगे। अभी आगे वीडियो में बने रहिए, असली कहानी तो अभी बाकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या क्या दलील रखी और कैसे सिब्बल गिड़गिड़ाने लगे, उसे भी आगे मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब है कि विपक्ष को पहली बार करारी हार उसी समय मिल गई जब सिब्बल साहब ने माना कि हाँ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। तो जब रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी तो आपने कराया क्यों नहीं भाई। और अब अगर ये कहा जा रहा है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो नहीं माना जाएगा, तो इसमें क्या आपत्ति है? इसमें कौन सा आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, कौन सा अधिकार छीन लिया जा रहा है? जज साहब ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, इसको मैं काउंट पर ले रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, अभी ये जो कानून बना है इसमें ये प्रावधान है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो मुतवली को 6 महीने की सजा हो जाएगी। जबकि कानून में सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि मुतवली रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह अपना अधिकार खो देता है, कोई सख्त दंड नहीं है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर आप वक्त के नाम पर किसी के घर को कब्जा कर ले, किसी की जमीन को कब्जा करके बैठे हैं, आप किसी की जमीन पर कब्जा कर लोगे और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जबरन वक्त की जमीन बोलकर आप सालों साल फर्जी तरीके से उसका उपयोग करोगे, तो क्या उसके लिए कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और भाई जब आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि 1954 के बाद से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, तो दिक्कत कहां है? सरकार भी तो यही कह रही है कि जो जमीनें रजिस्टर्ड हैं, हमें उससे मतलब ही नहीं है।
इन सब के अलावा ऊपर से एक और बात बोलकर कपिल सिब्बल फंस गए कि वक्त बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में है। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पता चला कि कुछ तो ईओक्सियो ऑफिसियो थे और जो नॉन मुस्लिम थे उनकी संख्या 3-4 के आसपास ही थी। यहां भी सवाल पूछा गया कि भाई इसमें क्या तकलीफ है, मेजोरिटी में तो मुसलमान ही है, मुस्लिम ही है। इसके बाद सिब्बल साहब उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल देने लगे कि देखिए साहब, मंदिरों में चढ़ावा आता है, मस्जिदों में नहीं आता है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भैया दरगाह में गया था और देखा था कि चढ़ावा वहां भी आ रहा था। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं सर, दरगाह और मस्जिद अलग होता है। फिर उन्होंने कहा अरे भैया, हर दरगाह के बगल में मस्जिद होती है, पता है कि नहीं पता है आपको। और ऊपर से यह भी कह दिया जो दरगाह जियाद हो रहा है वक्त के नाम पर, वो तो अभी आपको बताएंगे। मनोज सिंघवी ने भी कहा कि साहब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 2013 से 2025 के बीच में 100% से ज्यादा वक्त की संपत्ति बढ़ गई। मतलब 2013 से 2025 के बीच में वक्त की संपत्ति डबल हो गई। इस पर भी इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब, ये पहले भी बढ़ी थी, बस खाली अपडेट हुआ है। इस पर जज साहब ने कहा अरे भाई चलो हम मान लेते हैं कि 2010 से 2025 के बीच डबल हो गई, मगर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि डबल हो गई। पहले दिन हुई सुनवाई के दौरान सिब्बल ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि नए कानून में कोई स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। कलेक्टर के फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत जाना पड़ेगा और जब तक फैसला नहीं आता तब तक संपत्ति वक्त नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या गलत है भाई? भाई मानो कल को तुम मेरे घर को कह दो कि हमने इसको वक्त कर दिया, कलेक्टर जाए और कलेक्टर को पता चले कि ये गलत है, उसके बाद तुम कोर्ट चले गए और जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक क्या हमारा घर वक्त की संपत्ति रहेगा? ऐसा कैसे होगा भाई? कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर को भी हटाने का विरोध किया और कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, इसको नहीं हटाना था। वक्त की संपत्ति ईश्वर को समर्पित होती है और इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अब केवल वही वक्त माना जाएगा जो रजिस्टर्ड है। ऐसे में कोर्ट ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में वक्त संपत्तियों से जुड़े कई विवादों का उल्लेख कर दिया। इस पर कपिल सिब्बल तिलमिला गए और कहने लगे हाँ हाँ, हमारे डीएनए में अड़ंगा लगाना है, अब कोई भी ग्राम पंचायत या निजी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि ये तो हो गई विपक्ष की दलील। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या क्या दलीलें रखी कि सिब्बल गिड़गिड़ाने लगे। बता दें कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी संपत्तियां होती हैं वो सरकारी होती हैं और सरकारी जमीन पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। सरकार को वक्फ बाय यूजर के जरिए घोषित संपत्तियों को भी वापस लेने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी कि वंस ऑफ वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, कि एक बार अगर आपने संपत्ति को वक्त कर दी तो हमेशा के लिए वक्त की हो गई, क्योंकि वो एक तरह से अल्लाह को दान कर दी जाती है। लेकिन इस पर सरकार ने क्लियर कट कह दिया कि भाई देखो, सरकार की जमीन सरकारी होती है, उस पर कोई अवैध तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। सुनवाई में तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा जरूर है, लेकिन यह इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है और यह क्रिश्चियन के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी मौजूद है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि संसद ने एक कानून बहुत सोच समझकर बनाया है, इसके लिए लाखों लोगों से सुझाव लिए गए हैं और जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कोर्ट आए हैं, वो खुद को मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि नहीं बता सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि इस वक्त कानून का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वक्त संपत्तियों से मलाई काट रहे हैं, मतलब वक्त संपत्तियों का फायदा उठा रहे हैं। इन लोगों का गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वक्त कानून में 1923 से जो कमियां चली आ रही थी उसको 2025 के इस कानून के तहत ठीक करने की कोशिश की गई है। और ये जो याचिका करता है वो यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वो जो सोचते हैं वही पूरा मुस्लिम समुदाय सोचता है। और बात भी कहीं ना कहीं सही है कि वक्त के नाम पर कई गरीब मुस्लिम परिवारों को भी प्रताड़ित किया गया है, उनकी जमीनें भी हड़पी जा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी जगह का इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास उसके कागज नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका दावा है कि वह अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में संपत्ति सरकारी है, तो क्या इसकी जांच नहीं कराई जाएगी? तो भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप किसी सरकारी जमीन को वक्फ बाय यूजर मानकर बैठ जाएं, लेकिन उसका कोई कागज नहीं है आपके पास और सरकार के दस्तावेज में वो सरकारी जमीन है, तो भाई जांच क्यों नहीं होगी? याचिकाकर्ता ने सुनवाई में रजिस्ट्रेशन पर जो आपत्ति जताई थी कि 100-200 साल पुराने वक्त के कागज कहां से लाएंगे, इस पर तुषार मेहता ने दलील दी है कि कोई आपसे इतने पुराने कागज नहीं मांग रहा है, लेकिन पिछले 4-5 साल के कागज तो दिखा ही सकते हैं ना। इसके अलावा एक और दिलचस्प आर्गुमेंट कलेक्टर की जांच वाली बात पर दी गई। उसमें मेहता ने कहा कि शुरुआती जो विधेयक था उसमें कहा गया था कलेक्टर जांच करेगा और फैसला भी वही करेगा। इस पर आपत्ति जताई गई तो कोर्ट जाने का रास्ता भी दे दिया गया। कुल मिलाकर अब तक की सुनवाई को अगर देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ। मतलब पूरा साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष बुरी तरह से पिट चुका है, बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। भाई मोदी शाह की जोड़ी जब कोई काम करने की सोच लेती है ना, तो उसे रोक पाना नामुमकिन सा हो जाता है और वही इस वक्त बिल के साथ हो रहा है। फिलहाल तो कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर का इंतजार करिए कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि वक्त बिल कैंसिल होगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार।